पॉलीपेप्टाइड चेन को या पेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर को, इफ यू वांट टू नो द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, और विद टाइम दीज टेक्निक्स आर इम्प्रूविंग। और इनिशियली मतलब हम इसमें एक तो ये हम सिंपल कंटेंट के उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, वी जस्ट डिटरमिन द अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन और अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक तो है कि सिंपली आप पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर लो। पॉलीपेप्टाइड में से 100 अमीनो एसिड्स थे, तो इसमें ये अमीनो एसिड्स अवेलेबल। लेकिन उसमें सिर्फ आप उसके जो कॉम्पोजिशन है अमीनो एसिड्स की उसको आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन you won't be able to identify the sequence in which these polypeptides are arranged or these polypeptides are joined in a polypeptide, amino acids are joined in a polypeptide chain. तो polypeptide chain में amino acids जो जुड़े होते हैं वो which bonds they are connected? Peptide bond. Peptide bond. तो जो फर्स्ट जो इसमें है मेथड, हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन ठीक है। आपने आपके सपोज आपने किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, आपके ख्याल में शुड यू डू? अब आप उसको भी नहीं आप आइडेंटिफाई कर, आपने सिंपल उसके कॉम्पोजिशन पे बात करनी है कि आप जानना चाहते हो कि इस पॉलीपेप्टाइड में कौन से अमीनो एसिड्स हैं। तो आइडियली आपके ख्याल क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? एनी वन ऑफ यू? जहां से का नाम मुझे सामने नजर आ रहा है, मोहम्मद जहां से, अनम्यूट करो। यस मैम। तुम्हारा क्या ख्याल है? व्हाट शुड बी द मेथड सिंपल अमीनो एसिड्स फाइंड आउट करने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन में इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं? तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो देखोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो जब देखोगे तब तो तुम सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर तुम पॉलीपेप्टाइड के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तब तो तुम्हें सीक्वेंस ही पता चल जाएगा ना कि पहले ये था, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। मैं कह रही हूँ कि अगर सपोज सिंपल आपने किसी भी चीज के इंग्रेडिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, अगर रोटी है तो रोटी तो ये फॉर्म में है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे? मैम हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले चेन को हाइड्रोलाइज करोगे, उसका ब्रेक डाउन करोगे, उसको क्लीव करोगे, ताकि सो दैट यू कैन गेट इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। यहाँ पे आपको सीक्वेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू जस्ट वांट टू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, द फर्स्ट स्टेप इज in determining the primary structure of a polypeptide is to identify and quantitate its constituent amino acids. सबसे पहले आप जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सबसे पहला जो स्टेप आप करते हो, आपने ये देखना होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स कौन कौन से और उनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का प्यूरिफाइड सैंपल लेके उसको आप हाइड्रोलाइज करोगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 आवर्स। जब आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, यू विल गेट सिंगल अमीनो एसिड्स। अब ये जो आपके पास ये जो मिक्सचर आया ऑफ द अमीनो एसिड्स, आप इनमें क्या करते हो कि आप सेपरेट करोगे इसको एक प्रॉपर। आपने क्रोमेटोग्राफी तो पढ़ी हुई है ना? यस। क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं? What do we do in the chromatography? Separation on the basis of solubility. बेसिकली आप क्या करते हो, एक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। क्रोमेटोग्राफी में जो टेक्निक आप यूज करते हो, आप मोबाइल फेज में एक कंपोनेंट होता है और दूसरा स्टेशनरी फेज में होता है, और आप क्या करते हो, मोबाइल को उसके ऊपर मूव करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आइदर
separated on the basis of their molecular masses or their molecular weights. ठीक है ना? तो जो lighter होंगे वो generally जो chromatography की टेक्निक है उसमें lighter will move faster and heavier will be slower. They will remain behind or they will lag behind, और जो smaller होंगे they will move forward. और आप इस तरह से उनको separate out कर लेते हो. ठीक है, लेकिन this is one of the type of chromatography which is cation exchange chromatography. Cation exchange chromatography में क्या होगा? बेसिकली आप जो सॉलिड या जो इमोबाइल जो रखोगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर, उसके ऊपर चार्ज होगा, और वो क्या करेगा? कैटाइन कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करें? नेगेटिव। अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात करेंगे तो हम कहेंगे एनायन एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिकली कैटायन या एनायन that will be based on the type of charge on the chromatograph. और यहाँ पे हमने अमाइनो एसिड्स को जिन्होंने with the help of a strong acid at 110 degrees centigrade, and we treated this polypeptide chain for 24 hours with this acid, तो हमें इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स मिल गए। अब इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को हमने कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से we'll separate them। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? उस कॉलम और उसके बाद क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज जो मैम आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन आ रही है। मैम आपकी आवाज सही नहीं। मैम आवाज में मुझे मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। क्या है? थोड़ा ऊंचा तो बोलो, मुझे तो वैसे मैम हमारी आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही। आपकी आवाज मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है। अब आ रही सही आवाज? हेलो, नो मैम, सही नहीं आ रही मैम। डिस्टॉर्ट हो रही है। दोबारा लिंक शेयर करूं आप लोगों से? यस मैम, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैम डिस्टॉर्शन हो रही है काफी, समझ कुछ नहीं आ रहा। should मैम ऐसे ही I करेंगे। share the link again? मैम नेट का मसला होगा। खैर मैं चेंज करके देखती हूँ, शायद उससे कोई फर्क पड़े। एक सेकंड ठहरो। अब कुछ बेहतर आवाज है? यस मैम। बेहतर हुई है कुछ आवाज? यस मैम, आप बेटर। यस मैम। मैम आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही, अभी मैं अपना कर रही हूँ क्लास लेने के लिए, क्योंकि आप तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करनी है चीजें सारी। चलें, ठीक है। नाउ कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। चलें, अच्छा ठीक। अब उसमें हम सिंपली उसमें जो आपने क्रोमेटोग्राफी में रूल पढ़ा हुआ है, कैटायन है या एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, आप जब मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को अप्लाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस, they will move on the chromatograph, और फिर क्या होगा? इस तरह से they are separated out. उनकी affinities उनकी will depend upon their charges, their hydrophobicity and other characteristics. उसमें फिर हम करेंगे each amino acid is sequentially released from the chromatography column by eluting. हम elutant डालते हैं, ऐसा solution डालेंगे जो कि इस amino acid को dissociate करेगा from the chromatogram, और फिर वो उस के साथ वो अमाइनो एसिड रिलीज होता जाएगा।
ये बेसिकली ये मतलब ऑटोमेटेड एनालाइजर होता है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस होते हैं कि इनिशियली आप पॉलीपेप्टाइड चेन उसके अंदर डालते हो, उस पे वो हीटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट होता है, फिर वो एक सॉल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स बनता है, फिर एक्सचेंज क्रोमेटोग्राम के थ्रू, ये मैं आपको उसमें डायग्राम दिखा देती हूँ, दिस इज ऑटो एनालाइजर, और इसमें स्टेप बाय स्टेप आप सारे रिएक्शंस हो रहे हैं और वन बाय वन अमाइनो एसिड यहाँ से निकलते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर सेपरेशन। आपने क्या किया है बेसिकली, each amino acid is released from the chromatogram by eluting with the solution of the increasing ionic strength and pH. These separated amino acids contained in the elute from the column are quantitated by heating with ninhydrin. Ninhydrin basically क्या करता है, उनको ना color reagent, it is a reagent जो कि उनको colored compound में convert करता है, और फिर क्या होता है कि this color is identified by the spectrophotometer. So amount of amino acid basically determine करेंगे हम spectrophotometrically by measuring the amount of light absorbed by the ninhydrin derivative. यानी आपने उस अमाइनो एसिड्स को जो कि उसमें से निकलते जा रहे हैं सीक्वेंशली ninhydrin के साथ ट्रीट करे हो, they are converted to colored compounds and these colored compounds are then identified, their quantity and be measured with the help of spectrophotometer. जब ये उसमें से पास करते हैं तो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट कितना कंटेंट एब्जॉर्ब किया है उसकी बेस पे हम उसके अमाउंट को, उसके कंटेंट को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, और दिस एनालिसिस इज परफॉर्म्ड यूजिंग अमाइनो एसिड एनालाइजर व्हिच इज एन ऑटोमेटेड मशीन। अब यहाँ पे आप ये देख लो कि इनिशियली आपने क्या किया, सैंपल इंजेक्ट किया है, ये बफर पंप है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो वही वाला सैंपल जो कि आपने ट्रीट करके सेपरेट करके अमाइनो एसिड्स को यहाँ पे इंजेक्ट करके आपने आयन एक्सचेंज कॉलम, ये जो क्रोमेटोग्राम का है यहाँ पे ये दे आर सेपरेटेड आउट डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस ऑन देम। फिर ये जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ninhydrin पंप है जो कि इनके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कॉइल में दैट विल कन्वर्ट देम इनटू कलर्ड कंपाउंड्स, और जब ये कलर्ड कंपाउंड्स आते हैं सीक्वेंस वाइज आएंगे क्योंकि वन बाय वन जैसे वो सेपरेट आउट हुए हैं, और फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बेसिकली क्या होता है कि हम व्हेन वी पास दीज कंपाउंड्स वी पास अ लाइट सोर्स फ्रॉम दीज कंपाउंड्स, तो उनकी कंसंट्रेशन की बेस पे लाइट इज एब्जॉर्ब, जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा लाइट की एब्जॉर्बेंस होगी, और उस एब्जॉर्बेंस को फिर आप रीड कर लेते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, वो आपको बताता है कि ये इतनी एब्जॉर्बेंस है, इतनी एब्जॉर्बेंस है, और फिर आप क्या करते हो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डिंग कंप्यूटर के ऊपर आपको वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का, हर अमाइनो एसिड हर कंपाउंड का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिफरेंट वेव लेंथ पे एब्जॉर्बेंस होती है, और उस एब्जॉर्बेंस की बेस पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन में है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स वहां से रिलीज हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से सेपरेट आउट होके, they are released on the basis of their ion or on the basis of their molecular mass. अब यहाँ पे उनके सीक्वेंस पे कोई चीज नहीं है, मतलब they are not released on the basis of the sequence, they are released on the basis of the way they are separated in the ion exchange column. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि यहाँ पे अब आप सीक्वेंस नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, आप सिर्फ कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव किया और इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को आयन एक्सचेंज कॉलम से जब पास किया तो वो अपने चार्ज की बेस पे सेपरेट आउट हुए हैं, और वो वन बाय वन जब रिलीज होंगे तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते रहोगे। फॉर एग्जांपल लाइसिन वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सीरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो एब्जॉर्बेंस विल टेल यू देयर क्वांटिटी। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई the sequence, not sequence, but the composition of the amino acid in a polypeptide chain. So to identify the composition of the polypeptide amino acids in a polypeptide chain, you use amino acid auto-analyzer, and amino acid auto-analyzer works on the basis of that. उसमें steps हैं different. सबसे पहले आपने क्या किया जल्दी बताओ, पहला step क्या था? हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस किया आपने विद स्ट्रॉन्ग एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड टूट गए, फिर दूसरा क्रोमैटोग्राफी, हाँ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से आपने उनको सेपरेट आउट कर लिया, फिर आपने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या किया?
उसको नीन हाइड्रीन से कलर कर दिया। हाँ, उसको बाद रिएजेंट नीन हाइड्रीन रिएजेंट से रिएक्ट करा के वो कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट किया। फिर आपने क्या किया, फोर्थ स्टेप में क्या किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की absorbance लाइट सोर्स प्रोवाइड absorbance of light को फाइंड आउट किया टू क्वांटिटेट दोज अमाइनो एसिड्स, और फिर आपने कलर जो उसकी जो स्ट्रिप चार्ट होता है रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, जिससे आप उसको आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि दिस इज द कंटेंट एंड दीज आर द अमाइनो एसिड्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स हम कैसे करें। अब सीक्वेंसिंग के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि हम टर्मिनल से वन बाय वन अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते जाएं, ठीक है। अब इसमें क्या तरीका क्या होता है कि आप एडमिन रिएजेंट यूज करते हो। दिस वाज द साइंटिस्ट एडमिन, उसके नाम, उस नाम पे एडमिन रिएजेंट का नाम रखा गया। उसने क्या किया कि उसने फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, phenyl isothiocyanate is the reagent which is named as Admin reagent because this reagent was used by Admin to identify the sequence of amino acids। ठीक, तो हम इसलिए इसको एडमिन रिएजेंट कहते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। अच्छा, इसने क्या किया कि एल्कलाइन, माइल्ड एल्कलाइन कंडीशंस में ना इसने अमाइनो एसिड के ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन था उसके अमाइनो टर्मिनल को लेबल किया सिलेक्टिवली। अब आप ये देखें कि अमाइनो टर्मिनल तो जाहिर फ्री अमाइनो टर्मिनल है, वो तो एक ही होगा ना, एक कार्बोक्सी टर्मिनल और एक अमाइनो टर्मिनल होगा, ऐसा ही है ना, अमाइनो टर्मिनल या एन टर्मिनल। इसने क्या किया, इसने एन टर्मिनल एक रिएजेंट यूज किया जो कि एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करता है, और एन टर्मिनल बेसिक रूल इसका जो वो था ना प्रोसेस, वो ये था कि ये उस एडमिन रिएजेंट को एन टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट कराता था। रिएक्ट करने के बाद क्या होता था कि वो जो अमाइनो एसिड एंड आपकी आवाज हल्की हो गई है, समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। एडमिन रिएजेंट जैसे ही टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता था ना, तो उसकी दैट बिकम्स अनस्टेबल, और वो क्या करता था, उसका पेप्टाइड बॉन्ड वाज क्लीव्ड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो दैट वाज सेपरेटेड आउट। तो बेसिक रूल क्या था, उसने वन बाय वन उसको एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को, अब नेक्स्ट वाला एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बन जाएगा ना, अगर पहले वाले को आप लीव करके अलग कर लेते हो तो अगले वाला अमाइनो एसिड विल बिकम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, वो एक्सपोज हो गया ना। फिर उसने दोबारा उसको रिएजेंट से ट्रीट कराया, इसी तरह से वन बाय वन वो उससे ट्रीट कराता गया, और उसने फाइंड आउट कर लिया कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है जो इसके साथ अटैच, और इस तरह से उसने उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया। अब मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि उसने जो एडमिन था, ही इंट्रोड्यूस्ड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट व्हिच इज एडमिन रिएजेंट under mild alkaline conditions selectively label the amino terminal residue of the peptide or the polypeptide. Then what happens, the resulting phenyl thiohydrantione, मतलब जब इसने क्या किया कि thiocyanide, phenyl thiocyanide was it, when it reacted with the N terminal amino acid, so at the end of the day आपके पास जो बना compound, that's phenyl thiohydrantione derivative, which introduces instability and can be removed, generate a new amino terminal residue। ये बात क्लियर हुई है, समझ में आई है क्या कह रही हूँ मैं? आपने बताया था मैम, हमने अभी जो पढ़ा है सेपरेशन के अंदर, तो अमाइनो एसिड्स तो अलग-अलग से सेपरेट होते हैं, तो उनकी क्या सीक्वेंसिंग? उसकी सीक्वेंस मैंने आपको यही तो बताया कि वो सिर्फ आप उसको कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हो, उस प्रोसेस में सीक्वेंसिंग नहीं है। अब ये सीक्वेंसिंग की टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप सीक्वेंस कर सकते हो अमाइनो एसिड्स को। आप एन टर्मिनल से पॉलीपेप्टाइड चेन को वन बाय वन सेपरेट कर रहे हो बाय रिएक्टिंग देम विद एडमिन रिएजेंट। एडमिन रिएजेंट जैसे ही एन टर्मिनल अमाइनो एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो एज रिजल्ट वो क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म फिनाइल थायोहाइडेंटियोन, फिनाइल थायोहाइडेंटियोन डेरिवेटिव which introduces instability, that is unstable compound। वो strongly bond नहीं कर सकता पेप्टाइड टर्मिनल को, फिर ये वहां से पेप्टाइड बॉन्ड वो क्लीव करके टर्मिनल अमाइनो एसिड को वहां से एलिमिनेट करा देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सक्सेसिव राउंड्स विद एडमिन। अब आपको हर दफा उसको यही रिएक्शन कराना पड़ेगा, एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट कराओगे और अमाइनो एसिड को वहां से रिलीज कराओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको
करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 100 अमाइनो एसिड्स हैं तो आपको 100 टाइम्स ये रिएक्शन करना पड़ेगा, 99 टाइम्स करना पड़ेगा, एंड पे तो वो फिर आपके पास आ जाएगा। So successive rounds with admin reagent can therefore be used to sequence many residues of a single sample of peptide. Even with the benefit of admin reagent, the determination of the complete sequence of a protein by chemical method remains a time and labor intensive process. यानी although आप वन बाय वन उसको उस रिएजेंट से लेबल कर रहे थे, उसको डिसोसिएट कराते थे, उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे, लेकिन इट वाज अ वेरी लेबोरियस एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि आपने एक स्टेप बाय स्टेप आपको करने पड़ेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन की जितनी लेंथ है उतने ज्यादा आपको उतने टाइम्स वो रिएक्शन रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो, बेसिकली दिस इज द प्रोसेस where what happens, this is the polypeptide chain and this is the terminal amino acid which is alanine, methyl है ना इसके R ग्रुप में, this is alanine। तो क्या किया कि आपने एडमिन रिएजेंट के साथ इसको एन टर्मिनल को लेबल किया, जैसे ही लेबल किया तो ये इसके साथ अटैच करके अनस्टेबल कंपाउंड बना देगा, डेरिवेटिव बनाएगा, एंड दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन। आप इस डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करोगे कि इसके साथ कौन सा अमाइनो एसिड लगा है। तो आपको ये रिपीटेडली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो एडमिन रिएजेंट के साथ मैम सीक्वेंस मतलब कि हमें ये क्या बताएगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है? नहीं बेटा, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कहाँ से आ गया, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे तो आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे ना आप। आपने जब वन बाय वन अमाइनो एसिड रिलीज करते जा रहे हो और उसको आइडेंटिफाई करते जा रहे हो ये कौन सा अमाइनो एसिड है। मतलब कि अगर एलानिन था तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलानिन है। हाँ, क्योंकि आपको क्लीव कर दिया ना अलग, तो आप वन बाय वन अब तोड़े पॉलीपेप्टाइड चेन को और आप आइडेंटिफाई करते जा रहे हो अमाइनो एसिड को। आप लिखते जाओगे गला जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो एलानिन है, दूसरा जैसे इस पॉलीपेप्टाइड में ना, दूसरा लाइसिन है, तीसरा हिस्टीडीन है, फिर ल्यूसीन है, आर्जिनिन है ना। और मैम जो पीछे हमने किया कंपोजिशन, वो तो सिंपल कंपोजिशन थी। आपने पॉलीपेप्टाइड चेन को पहले सारे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिए, एसिड से रिएक्ट कराया और आपने पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के आपके अब वो एक अमाइनो एसिड पूल आ गया आपके पास। आपने उसको वन क्लीव नहीं कर किया, आपने पूल लिया और वो पूल को आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे डाला, तो उसपे वो ऑन देयर चार्जेस, बेस्ड ऑन देयर चार्जेस एंड हाइड्रोफोबिसिटी वो सेपरेट आउट हो गए वन बाय वन। वो वहां से यानी थे जो सपोज जितने लाइसिन थे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जितने हिस्टीडीन थे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ल्यूसीन थे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और हमने उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली कि इतने मिलीग्राम्स या इतने अमाइनो एसिड्स इस ल्यूसीन के थे, इतने लाइसिन था, इतना आर्जिनिन था। तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि 150 पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर अमाइनो एसिड्स थे तो इसमें से 10 ये थे, 20 ये थे, 15 ये थे, विदाउट नोइंग द सीक्वेंस, ठीक है ना। लेकिन सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, आपने एडमिन रिएजेंट यूज किया। और एडमिन रिएजेंट की ये क्वालिटी है कि ये एन टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड होता है ये उसके साथ जाके रिएक्ट करता है, और उसके साथ जैसे ही रिएक्ट करता है उसको अनस्टेबल करके उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये क्या करता है, इसको एसोसिएट कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन से। अब आप इसके साथ जो एसोसिएटेड अटैच्ड अमाइनो एसिड है उसको आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट साइकिल में दोबारा से अब अमाइनो टर्मिनल ये लाइसिन बन गया, इसके साथ एडमिन आके लगेगा, ये इससे क्लीव कर जाएगा, फिर जो अमाइन फ्री अमाइनो बन जाएगा ये हिस्टीडीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसलिए अगर ये पॉलीपेप्टाइड अगर है ना 1 2 3 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू की, तो आपको एडमिन रिएजेंट इसको 4 टाइम्स रिएक्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन क्लीव देम वन बाय वन। 3 टाइम्स आप रिएक्ट करके वन बाय वन क्लीव करोगे और उनको आइडेंटिफाई करो कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको लिखते जाओगे और सीक्वेंस ड्रॉ करते जाओगे, तो आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मिलता जाएगा, ठीक है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है इस प्रोसेस की, इट इज वेरी लेबोरियस प्रोसेस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका फिर नेक्स्ट जो अटेन किया, विद जाहिर एवोल्यूशन आप बेहतर से बेहतर तरीका फाइंड आउट करते जाते हो। एक और तरीका जो है जो सीक्वेंस कर सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी उसको आप 6 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके आप
डिवाइड करने के बाद उसमें आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ना यानी, और फिर उसके बाद आप उन फ्रेगमेंट्स को आपस में देखते हो कि ओवरलैपिंग रेजिड्यूज उन फ्रेगमेंट्स में कौन से आए आपके पास, आप उनके साथ उनको अटैच करके पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस फाइंड करते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स आर डिफिकल्ट टू बी सीक्वेंस डायरेक्टली फ्रॉम एंड टू एंड। मतलब आप इतने ढेर सारे हैं तो आप क्या एंड टू एंड उनको आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप क्या करते हो, these polypeptides are cleaved into smaller fragments and then sequenced। आप छोटे फ्रेगमेंट्स में उनको पहले क्लीव करते हो और साइमल्टेनियसली उन फ्रेगमेंट्स के आप सीक्वेंसिंग करना शुरू होते हो। अब आपको टाइम तो लगेगा ना, यानी अगर आपने एक पॉलीपेप्टाइड को एन टर्मिनल सीक्वेंस करना शुरू किया है तो 100 अगर लेंथ है उसकी, तो आपको 100 उतना ही टाइम, एक रिएक्शन को सपोज 1 मिनट लगता है तो यू नीड टाइम्स 100 मिनट्स टू सीक्वेंस द पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन अगर आप उसको छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लो और वो आइडेंटिफाई करते जाओ वन बाय वन उन फ्रेगमेंट्स को साइमल्टेनियसली, आप साइमल्टेनियसली उन फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन को सीक्वेंस कर सकते हो। कर सकते हो मैम इसको हम क्लीव कैसे करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे? वो बताती हूँ मैं आपको। उसमें ये होता है कि डिफरेंट पेप्टाइडेजेस आर द हार्मोन्स व्हिच क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड। They are like trypsin, chymotrypsin, pepsin. They are used to divide the polypeptide chain into different fragments. और ये ना ये साइट स्पेसिफिक होते हैं, यानी ट्रिप्सिन जो होगा वो स्पेसिफिक अमाइनो रेजिड्यूज पे जाके एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन दूसरे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पे करेगा, पेप्सिन दूसरे पे। तो आपको जब आप किसी भी रिएक्ट के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हो तो आपको पता है कि अगर इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, मैं आपको बताती हूँ, ये जो पेप्टाइड्स हैं वो आइसोलेट करके आप उनको हाइड्रोलाइज करते हो और स्मॉलर पेप्टाइड्स को एसिड के साथ ट्रीट करके सीक्वेंसिंग करते हो उसकी। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये देखो कि ट्रिप्सिन जो होता है ना, ये कार्बोक्सी टर्मिनल पे एक्ट करेगा, यानी अमाइनो टर्मिनल, यानी अमाइनो एंड एन एंड पे कुछ पेप्टाइडेजेस एक्ट करते हैं या प्रोटीएजेस एक्ट करते हैं, कुछ सी साइट एक्ट करते हैं, तो सी टर्मिनल पे। तो बेसिकली ट्रिप्सिन अगर देखो ये लाइसिन और आर्जिनिन के कार्बोक्सी टर्मिनल पे क्लीवेज करता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। अगर काइमोट्रिप्सिन देखो तो फिनाइलएलानिन, ट्रिप्सिन एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन कार्बोक्सी टर्मिनल पे करता है। अगर आप ASPN प्रोटीज की बात करते हो तो ये एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट के कार्बोक्सी टर्मिनल पे एक्ट करता है। पेप्सिन जो है ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन के एन टर्मिनल पे एक्ट करता है। उसके बाद यानी आप पता चल जाएगा अगर आपने पेप्सिन से रिएक्ट कराया है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में ल्यूसिन है तो ये उसकी एन साइड पे जाके एक्ट उसको पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। तो आप जब भी इसको लिखोगे तो एन टर्मिनल वाली साइड पे लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद इलास्टिस है तो वो एक्ट करते हैं एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन रेजिड्यू के कार्बोक्सी टर्मिनल पे। साइनोजिन ब्रोमाइड है वो मिथ्योनिन पे करता है, और एंडोप्रोटीनेज जो लाइसिन सी है दैट एक्ट्स ऑन लाइसिन रेजिड्यू कार्बोक्सी टर्मिनल। तो इसके अलावा और भी ढेर सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस व्हिच आर यूज्ड टू क्लीव द पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो आप साइट स्पेसिफिक हैं। तो आप जिस रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट कराओगे आपको पता होगा कि इसने पॉलीपेप्टाइड चेन किस सीक्वेंस पे, किस अमाइनो एसिड रेजिड्यू पे जाके क्लीव की है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो क्लीव्ड होंगे ईच पेप्टाइड इन द मिक्सचर वाज आइसोलेटेड एंड ट्रीटेड विद 1,4,2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। इस ये जो 1,4,2,4-नाइट्रोबेंजीन है इसको हम कहते हैं सैंगर्स रिएजेंट। जो एडमिन रिएजेंट था वो क्या था, व्हाट इज द एडमिन रिएजेंट? फिनाइल आइसोसाइनाइड। और जो सैंगर रिएजेंट, ये पता, ये आपको उसमें एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, इनके केमिकल नेम्स बताए होंगे कि सैंगर रिएजेंट्स इज, तो नीचे 1,4,2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन लिखा होगा, आइसोसाइनाइड लिखा होगा, तो आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि सैंगर रिएजेंट कौन सा है, एडमिन रिएजेंट कौन सा है। तो सैंगर रिएजेंट से इसको हम ट्रीट करते हैं which reacts with the exposed amino groups of the amino terminal residues। तो इसने बेसिकली क्या करना है, अमाइनो टर्मिनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेगा सैंगर्स रिएजेंट।
and the amino acid content of each peptide is then determined and the amino terminal amino acid is identified. Amino acid terminal आप कैसे identify करोगे? किस तरह identify करोगे? मैम ये मिक्सचर जो रिएजेंट है उसके एन टर्मिनल पे लगाएंगे हम, तो वो उसको सेपरेट कर देगा नेक्स्ट वाले से। ठीक, तो शॉर्टर आपने पेप्टाइड। अच्छा, अब अगर अमाइनो एसिड्स वो बेसिक अमाइनो एसिड्स उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो हमने ये कहा है कि सैंगर रिएजेंट जो होता है वो उस अमाइनो टर्मिनल से रिएक्ट करता है। अगर सपोज उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कहीं बेसिक अमाइनो एसिड्स नहीं है तो वो बेशक फ्री अमाइनो एसिड नहीं होगा, लेकिन उसका अमाइनो टर्मिनल तो हो सकता फ्री, एक यानी एप्सिलॉन अमाइनो तो हो सकता है ना ग्रुप ऑफ द लाइसिन, वो भी रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ। लेकिन जो टर्मिनल अमाइनो एसिड अगर आप देखो वो लाइसिन है तो उस पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंगर रिएजेंट लगेंगे एंड इट इज रेडिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लाइसिन इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब आपने जब आइडेंटिफाई किया ना तो आपने कहा ये लाइसिन है, लेकिन ये टर्मिनल नहीं होगा, ये वो वाला लाइसिन होगा जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि उस पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे अगर वो टर्मिनल लाइसिन होगा तो। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि फ्रॉम डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स अप टू प्रोग्रेसिव लार्जर फ्रैगमेंट्स, Sanger was able to reconstruct the complete sequence of insulin. Sanger was the individual जिसने इस मेथड से सीक्वेंसिंग की थी अमाइनो एसिड की, और इसने फर्स्ट टाइम सैंगर रिएजेंट यूज करके इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1958। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस आर टू ग्रुप ऑफ पेप्टाइडेजेस व्हिच कट द polypeptide chain or the proteins. If they cleave the polypeptide chain, exopeptidases होंगे तो वो end से cleave करना शुरू करेंगे one by one, लेकिन endopeptidases अगर होंगे तो वो दरमियान में से polypeptide chain को करते हैं react। अच्छा, अब इसमें आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी जिसपे हमने ट्रिप्सिन से भी ट्रीट कराया और काइमोट्रिप्सिन से भी ट्रीट कराएंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमें इंडिविजुअल अमाइनो एसिड पेप्टाइड के तो हम फाइंड आउट कर ले, लेकिन हमने उसको सीक्वेंस भी तो करना है ना, कि वो अदरवाइज ये जो पेप्टाइड्स फॉर एग्जांपल 3 मिले हैं या 2 मिले हैं, जब क्लीवेज के बाद हमें 3 या 4 पेप्टाइड्स मिले हैं, ये सीक्वेंस किस तरह है पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको करने के लिए हमने सबसे पहले तो छोटे फ्रेगमेंट्स में उनको क्लीव किया, साइमल्टेनियसली उसी पेप्टाइड को हम 2 डिफरेंट पेप्टाइडेजेस से या प्रोटीएजेस से ट्रीट करेंगे, और हमें ये पता है कि उन प्रोटीएजेस का साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ क्लीवेज क्या है, तो वो क्या करेंगे, वो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव करके स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, जब हमने इस सेम पेप्टाइड को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया तो इसने हमें ये 3 फ्रेगमेंट्स दिए, ल्यूसीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एस्पैरागिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, एलानिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन और लाइसिन। ठीक है। लेकिन जब हमने उसी पॉलीपेप्टाइड को काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट कराया तो उसने हमें 3 पॉलीपेप्टाइड जो स्मॉलर पेप्टाइड्स दिए वो इस सीक्वेंस में, यानी एक उसने हमें दिया ग्लूटामेट और एलानिन, फिनाइल एलानिन। बेसिकली आप ये देखो कि अमाइनो एसिड सारे ग्लूटामीन है, ग्लूटामेट है, अमाइनो एसिड्स हैं सारे वही के वही, लेकिन जो उसने पेप्टाइड्स में क्लीव किया वो डिफरेंट है। अब आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि इस पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस क्या, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ओवरलैपिंग टेक्निक डिफाइन की उसने, कि आप ये देखोगे कि इन पेप्टाइड्स में ओवरलैपिंग रीजन्स कौन से हैं। बेटे आप कुछ पूछ रहे हैं मुझसे, आप कुछ पूछ रहे हैं या खुद से बात कर रहे हैं आपस में? कौन बोल रहा? कुछ पूछना है बेटे? अभी तक सब क्लियर? मैम जी मैम, देखिए हमारे पास 3 सीक्वेंस कैसे आ गए, मतलब कि
तीन पॉलीपेप्टाइड, तीन शॉर्टर नहीं। पेप्टाइड्स थे जिनके हमने एक सीक्वेंस निकालने हैं। पॉलीपेप्टाइड है, एक पॉलीपेप्टाइड है, आपने उन पॉलीपेप्टाइड्स को 2 डिफरेंट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया। सेम पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को 2 डिफरेंट प्रोटीएज के साथ ट्रीट किया। एक ट्रिप्सिन है और दूसरा काइमोट्रिप्सिन। आपने जब काइमोट्रिप्सिन के साथ उसको ट्रीट किया तो आपको ये 3 फ्रेगमेंट्स मिले। जब आपने ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट किया तो आपको ये 3 फ्रेगमेंट्स मिले। आप अगर अदरवाइज देखो तो इनमें इंडिविजुअल अमाइनो एसिड सेम है दोनों के अंदर, लेकिन आपको जो क्लीव्ड पेप्टाइड्स दे आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये रिएजेंट्स डिफरेंट अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पे एक्ट करके उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है कि नहीं हुई? मैम ये देखिए, ये जो 3 आए ये एक पेप्टाइड थी या 3 पेप्टाइड हमारे पास थे? वो चेन शॉर्टर पेप्टाइड की 3 चेन थी। नहीं नहीं, ये असल में आपके पास ये पेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड ये था। ओके मैम। दिस वाज द पॉलीपेप्टाइड एक्चुअली। यू ट्रीटेड द पॉलीपेप्टाइड, आपको सीक्वेंस नहीं पता उसका। आपने उस पॉलीपेप्टाइड को ट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया और अलग कंटेनर में आपने काइमोट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया। आपका सैंपल है एक, आपने सीक्वेंस करना है अमाइनो एसिड्स को उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर। तो आपने उस सैंपल को 2 डिफरेंट कंटेनर्स में डाला। आपने एक कंटेनर में ट्रिप्सिन डाला और एक कंटेनर में काइमोट्रिप्सिन डाला। जब आपने काइमोट्रिप्सिन वाला था तो आपके पास ये वाले पेप्टाइड्स बने, छोटे शॉर्टर सेगमेंट्स ये बने थे। जब आपने ट्रिप्सिन से ट्रीट किया तो आपके इसी पेप्टाइड के ये शॉर्टर फ्रेगमेंट्स बने आपके पास। आप अगर देखो तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। इनको काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनको भी काउंट करो, ये कितने हैं? 3 और 4 3 4 ये भी 11 है। 11 हो गए ना दोनों? यस। और सेम अमाइनो एसिड्स भी सेम है। सेम है, आपने सिर्फ किया क्या, डिफरेंट कंटेनर्स में इस पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को डाला है और आपने 2 डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद आपने इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स फाइंड आउट कर लिए कि जी ये अमाइनो एसिड्स के अंदर है। आपने एक पेप्टाइड देखा, आपने कहा इसके ये पेप्टाइड बॉन्ड था, दूसरे में ये था, ये था, ये था। आपने जब ट्राई पेप्टाइड्स, इस 3 पेप्टाइड्स का सीक्वेंस भी कर लिया और इसके 3 पेप्टाइड्स का भी कर लिया। आपने करना क्या है कि आपने एक्चुअल सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। अब आपको नहीं पता कि पहले कौन सा अमाइनो एसिड लगा हुआ है, दूसरा फ्रेगमेंट कौन सा और तीसरा फ्रेगमेंट कौन सा, और एक्चुअल अरेंजमेंट क्या है इसकी। तो आप सब पहले ढूंढते क्या हो, आप ये देखते हो कि कौन से ऐसे पेप्टाइड सेगमेंट्स हैं दोनों के अंदर जो किसी जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। आपने ओवरलैपिंग के रूट को यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो एक ही है ना, और सेगमेंट लेकिन डिफरेंट बने हैं। तो आप अगर इनमें दोनों में देखो तो आपको ओवरलैपिंग अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं, आपने सबसे पहले इसको लिखा ग्लूटामेट एलानिन फिनाइल एलानिन। और अब आप यहाँ पे देखो कि ऐसा कौन सा है जो कि इसके साथ ओवरलैप कर सकता है फ्रेगमेंट। सी वाला। आपने सी वाले को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब आपने जब अरेंज किया तो ये तो ओवरलैपिंग हो गए तीनों। अब क्या है, वेलिन लाइसिन है। अब आप दोबारा फाइंड आउट करो कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि वेलिन लाइसिन जिसके पास वो ये वाला, आपने वो इसके नीचे लिख दिया। उन जो ओवरलैपिंग है उनको नीचे लिखो। उसके बाद आपने क्या किया, ग्लाइसिन टायरोसिन आ गया। अब आप देखो कौन सा फ्रेगमेंट है जो इसके नीचे आ सकता है, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जब ये सारे, और उसके बाद देखो तो कौन से वाला फ्रेगमेंट है जो ये एस्पेराजीन और आर्जिनिन के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वो ये वाला फ्रेगमेंट है। आपने इसको इसके साथ ओवरलैप करा के नीचे लिख दिया। अब ल्यूसीन ग्लूटामेट कौन है, वो ये वाला है, वो इसके नीचे लिख दिया। अब जो ओवरलैपिंग है ना, आपने उनको 1 बाय 1 लिखना है। अब सबसे पहले ओवरलैपिंग जो रीजन है वो ये वाला 3 है, आपने 3 पहले लिख लिया। नेक्स्ट ओवरलैपिंग क्या है, वेलिन लाइसिन, आपने ये लिख लिया। फिर ग्लाइसिन टायरोसिन इज द ओवरलैपिंग रीजन, आपने ये लिख लिया। फिर एस्पेराजीन आर्जिनिन इज द ओवरलैपिंग रीजन, आपने वो लिख लिया। और ल्यूसीन ग्लूटामेट आर द ओवरलैपिंग, तो आपने ये लिखा। And finally you will get the sequence of the polypeptide chain in that polypeptide. तो आपने पहले smaller fragments में separate out उन fragments की sequencing की, और फिर overlapping 2 different reagent के साथ treat करा के overlapping amino acid residues को रखा, और इस तरह से आपने उसको sequence out कर दिया। तो this is the method of sequencing with the help of Sanger's reagent.
यानी दिस इज टेक्निक ऑफ ओवरलैपिंग, यानी डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड देन compiling them in such a way that you arrange them in the overlapping regions and then you find out the final sequence of the polypeptide chain. ठीक है, तो ये सेलर रिएजेंट के साथ दिस इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. इसके अलावा हम डीएनए सीक्वेंस को अगर आइडेंटिफाई करें तो वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. अगर हमें डीएनए का सीक्वेंस पता चल रहा है, वो हम कैसे कर सकते हैं? डीएनए के सीक्वेंस हमें कैसे हेल्प करेगा टू फाइंड आउट इंडिविजुअल अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन? कोई एक्चुअली जो डीएनए पे सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, a set of 3 nucleotides determine a specific amino acid in a polypeptide chain, है ना? तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग अगर आप कर लेते हो और उस सीक्वेंसिंग में आप फाइंड आउट करोगे कि ये अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दिस सीक्वेंस स्टैंड्स फॉर दिस अमाइनो एसिड, तो आप 1 by 1 अमाइनो एसिड्स लिखते जाओगे एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये दिस इज इनडायरेक्ट मेथड. आप इनडायरेक्टली डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हो. और डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए देयर इज अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड सॉदर्न ब्लॉटिंग. इस लेवल पे आपको उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है. वो सेकंड ईयर में जब आप डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें हम सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे वहाँ पे. तो सॉदर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड to identify the sequence of nucleotides on a DNA. आप उसकी हेल्प से डीएनए को स्पेसिफाई, डीएनए के ऊपर nucleotide will specify a particular amino acid and then you can find out the sequence of the amino acid in a polypeptide chain. तो यहाँ पे आप जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करके अमाइनो एसिड फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस ये है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन फाइनल फोल्डिंग में आपको यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट दैट. जब आप अमाइनो एसिड को करते हो तो उसमें तो आप 1 by 1 उसको निकाल रहे हो और उसको सीक्वेंस कर रहे हो. यहाँ पे ये होता है कि जो सारी टेक्निक्स है ना जिसमें आप सीक्वेंसिंग कर रहे हो, तो इसमें आप जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जिन टेक्निक से भी आप करो, एक क्या नहीं कर सकते, आप डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इस पॉलीपेप्टाइड चेन में किधर बने. दूसरा, आप क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुई है किसी अमाइनो एसिड के साथ, you won't be able to predict that post translational modification. So direct protein sequence is an extremely important tool for determining the true character of the primary sequence of any polypeptides. तो आप जो important sequencing technique है, that is the technique which is direct sequence, protein sequencing, जो कि आप कर रहे प्रोटीन की सीक्वेंस से करते हैं. तो यहाँ ये लिमिटेशन दोबारा रिपीट कर दें. सॉरी, लिमिटेशंस को आप जब ये सीक्वेंसिंग करोगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आप अमाइनो एसिड सीक्वेंस करते हो, तो आप इसमें क्या चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते? एक तो ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि पॉलीपेप्टाइड चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहाँ बनेंगे. दूसरा, आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि पोस्ट ट्रांसलेशनल सपोज मॉडिफिकेशन होती है किसी भी अमाइनो एसिड की, वो तो डीएनए के ऊपर नहीं है ना, उसका सीक्वेंस, उसका मैसेज डीएनए के ऊपर नहीं है. Yes, ma'am. तो आप उसको आइडेंटिफाई, डीएनए सीक्वेंसिंग से फिर आप पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को फाइंड आउट नहीं कर सको. तो बहुत केसेस में जो डायरेक्ट सीक्वेंसिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब प्लाज्मा प्रोटीन्स का, आई विल गो थ्रू द प्लाज्मा प्रोटीन्स अगेन ऑन योर रिक्वेस्ट. कि आप ये कह रहे थे कि जी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो हमें बहुत क्लियरली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और वो हमें मुश्किल लगा. तो थोड़ा सा आज मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेनली कौन सी प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, हाउ डू वी गेट देम एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, व्हाट आर द फंक्शंस इन कोलैबोरेशन, वो उन सारा, और हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, आज हम ये करेंगे. और कल हम उसके जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो आज मैं आई विल जस्ट गो थ्रू इट. जो चीज आपको नहीं समझ आए, कल आप प्लाज्मा प्रोटीन सारी पढ़ के आएंगे and then we'll go through the plasma proteins again. तो जो बेसिकली ब्लड का जो फंक्शन है, आपके ब्लड के अंदर
ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और ढेर सारी चीजें हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं आप उनको समराइज अगर करो तो ब्लड इज इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन, it is involved in the transportation of the food material, it is involved in the excretion of the waste products, क्योंकि वो किडनी के थ्रू, लंग्स के थ्रू या इंटेस्टाइनल रिमूवल के थ्रू, स्किन के थ्रू ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है टू देयर साइट ऑफ एक्सक्रीशन और वहां से दे एक्सक्रीटेड आउट। फिर ब्लड जो है दैट मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रेगुलेशन है वाटर बैलेंस की दैट इज आल्सो मेंटेन्ड इन द ब्लड बाय द ब्लड। फिर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर and distribution of the body heat, defense against infections, और उसमें white blood cells जो हैं circulating in the and the circulating antibodies they are involved in that। उसके बाद क्या होता है कि they help in transport of the hormones and regulation of the metabolisms, they help in the transport of metabolites and the blood it participates in the coagulation। अब basically अगर आप देखो तो blood में कि ये सारे functions जो हैं blood itself is what? blood क्या है? mixture of blood cells and plasma। blood जो है ना बेसिकली ट्रांसपोर्ट ये कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसमें प्रोटीन्स भी हैं। इसमें अगर आप इसे कंटेंट्स देखो ना तो जो आपके प्लाज्मा है या ब्लड है बेसिकली इसमें प्लाज्मा है, ठीक है ना। प्लाज्मा या सीरम हम कहते हैं कि ये ब्लड जो है दैट कंटेन्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ब्लड के अंदर ढेर सारी चीजें हैं और इन्हीं चीजों की हेल्प से वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है ये, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कैरी करके लेके जा रहे हैं ये, फिर प्रोटीन्स हैं जिसकी हेल्प से ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। हार्मोन्स हैं जिनको ये कैरी करके लेके जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये सारे के सारे। टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना है? 4.5 to 5 लीटर्स है हमारी बॉडी के अंदर और इसका जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज वाटर, ठीक है। और फिर सॉलिड कंपोनेंट। अगर तो हम एंटीकोएगुलेंट मिक्स करें ब्लड के अंदर, उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो सुपरनेटेंट आपके पास आएगा दैट इज प्लाज्मा। लेकिन अगर आप विदाउट एंटीकोएगुलेंट आप डालते हो और क्लॉट करना अलाउ कर देते हो तो जो आपका सुपरनेटेंट आएगा, सेपरेटेड फ्लूइड आएगा, दैट विल बी सीरम। तो बेसिकली ब्लड से हम प्लाज्मा या सीरम कैसे आइसोलेट करते हैं? अगर एंटीकोएगुलेंट डाल के सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको तो हमारे ऊपर जो सेपरेट आउट हो जाएगा दैट इज प्लाज्मा। और अगर हम एंटीकोएगुलेंट ना डालें, एंटीकोएगुलेंट अगर नहीं डालेंगे तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं विच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, तो वो क्लॉट बन जाएगा जिससे क्या होगा आपके पास जो सुपरनेटेंट जो सेपरेटेड फ्लूइड मिलेगा, जो अलग हो जाएगा फ्लूइड, दैट इज सीरम। तो बेसिकली प्लाज्मा कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ब्लड सीरम डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लॉटिंग करके वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और बाकी जो बचा था दैट इज सीरम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, या फिर आपसे पूछ सकते हैं हाउ प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड या हाउ वी कैन गेट सीरम आउट ऑफ ब्लड। ये दोनों तरीके हैं। प्लाज्मा अगर आपने सेपरेट करना है तो उसमें एंटीकोएगुलेंट डालोगे आप और सेंट्रीफ्यूज करोगे सैंपल। अगर आपने सीरम लेना है तो आप एंटी क्लॉटिंग या एंटीकोएगुलेंट नहीं डालते और आप उसको अलाउ कर देते हो टू क्लॉट। जब क्लॉट हो जाता है क्लॉट फॉर्मेशन नीचे, क्लॉट नीचे बैठ जाएगा और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड सेपरेट आउट होगा दैट इज सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा में बेसिकली दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा। अब उसमें so today we are going to talk about the plasma proteins, ठीक है, the proteins which are present in the plasma। तो प्लाज्मा के अंदर बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं अगर हमको जनरली सेपरेट आउट कर लें तो हम 3 मेन कैटेगरीज में प्लाज्मा प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं। एक आती है फिब्रिनोजेन, दूसरी आ जाती है एल्ब्यूमिन और तीसरी आ जाती है ग्लोबुलिन। और बेसिकली हम ये जो इनको सेपरेट आउट करते हैं, वी सेपरेट आउट देम विद द हेल्प ऑफ बाय एडिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर हम सॉल्टिंग आउट मेथड से करते हैं। सॉल्टिंग आउट मेथड से क्या है? इट इज अ टेक्निक इन विच वी एड सॉल्ट, मोर स्पेसिफिकली अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि वो वाटर को या सॉल्वेंट जो भी होगा जिसमें प्रोटीन हमने डिसॉल्व की हुई है या हमने उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, सॉल्वेंट के साथ ये सॉल्ट रिएक्ट करता है और प्रोटीन्स जो होती हैं वो उससे अलग हो जाती है, उनकी इंटरेक्शंस कम होती हैं, and then these protein molecules can interact with one another and they precipitate, and then precipitated proteins can be separated out.
ठीक है। तो और तीसरा मेथड हम सेपरेशन का क्या है कि वो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है। तो प्रोटीन की सेपरेशन टेक्निक्स आप लोग पढ़ चुके हो। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली जो हम सेपरेट आउट करते हैं, वी कैन सेपरेट आउट बाय द हेल्प ऑफ sorting out method in which we add ammonium sulfate in the solution, in the given solution, जो कि अमोनियम सल्फेट वाटर को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स the interaction of the protein molecules with the solvent, they are broken down and they will be able to interact with one another और वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। या कोई और ऐसा सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम ऐड कर दें तो उसमें भी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो इसकी इंटरेक्शंस लीड करेगा और वो जो प्रोटीन्स विल बी प्रेसिपिटेटेड, सेपरेटेड आउट। अच्छा, या फिर तीसरा मेथड क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि आप चार्ज पास, यानी आप चार्ज पास करते हो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन सॉल्यूशन, और वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस ऑन देम एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास दे आर सेपरेटेड आउट ऑन द सेल्यूलर एज ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल उसका होता है स्टेशनरी फेज, उसके ऊपर दे आर सेपरेटेड आउट एंड दे विल बी सेपरेटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट एंड चार्ज ऑन देम। ठीक है। तो अगर आप उस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखो तो बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रोग्राम मिलता है एंड पे वो इस तरह से मिलता है कि यू गेट एल्ब्यूमिन एंड देन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। तो ये ग्लोबुलिन्स अलग सेपरेट होते हैं। एल्ब्यूमिन जो है ये इट इज द नेगेटिवली चार्ज्ड, द हाईएस्ट नेगेटिव एंड हायर मॉलिक्यूलर मास इसका, तो इट विल मूव स्लोअर and it will move will stay more towards the positive end, और जो negative positively charged less positively होंगे they will move more towards the negatively in weight, so they will move faster। तो जो fastest moving होगा gamma globulin होगा, फिर बीटा होगा, then alpha 1 and then albumin। ठीक है। तो उनके वेट, मॉलिक्यूलर वेट और उनके चार्ज की बेस पे उनकी मोबिलिटी ऑन द इलेक्ट्रोग्राम विल बी देयर, electrophotogram will be there। So electrophoresis से you can find separate out the plasma proteins into bands। ठीक है। तो diseased conditions में electrophoresis की help से we can find out अगर albumin का amount कम है तो ये band उसका smaller बनेगा और lesser बनेगा, और अगर इनकी content ज्यादा है, किसी conditions में अगर globulin के amount बढ़ जाता है या gamma globulin का बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उनके bands जो होंगे they will become wider, broader और they will become less broader। तो वो इसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी कुछ एबनॉर्मेलिटी है या इनका कंटेंट या इनका अमाउंट ज्यादा है। ये जो बैंड है आपको एबनॉर्मल डिजीजेस में, लिम्फोमास में, या हम कह सकते हैं कि जी नॉर्मल ये इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम आप ड्रॉ करके बताओ कैसा होता है, या फिर उसका ग्राफ ये ड्रॉ करके दें हमें, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कैसे नॉर्मली सेपरेट आउट होते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस होना चाहिए कि ये इस स्ट्रिप पे जो सेपरेट आउट होंगे आपने सबसे पहले करना है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड देन गामा ग्लोबुलिन को ड्रॉ करना। और डिजीज कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि जी जिसके अंदर गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज कर जाते हैं इन अमाउंट, तो उसका बैंड जो ये स्ट्रिप होगी वो कैसी होगी, तो उसमें इस बैंड को आपको ब्रॉड शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जनरली अगर आप देखो तो प्रोटीन कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इज 7 to 7.5 grams per 100 milliliter and comprise the major part of the solids of the plasma। तो आप प्लाज्मा सॉलिड्स हैं उनमें जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स and it is a complex mixture of simple as well as conjugated proteins। सिंपल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? लाइबा अनम्यूट करो अपना माइक। लाइबा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। लाइबा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आमना अपना माइक अनम्यूट करो। लाइबा को बता दें कि शी इज नेवर इन द क्लास। आई नो ये ज्वाइन करके और उसके बाद गायब हो जाती है क्लास से। कल जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करना उसको बता देना, आई विल स्टार्ट विद हर।
आमना अनम्यूट करो अपना माइक। अब आप ये देख लेना, दिस इज द हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन सीरियसनेस कि आप लोग हैं ही नहीं क्लास में। ये सीआर आप हैं क्लास में? सीआर एहसन आप क्लास में हैं? मैम उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है, उसने मुझे कॉल करके बताया अभी। अच्छा चलें। जीआर, जीआर प्लीज आप, जीआर हरमैन आप हैं क्लास में या नहीं है? गायब हो गई आप भी। जिनके सीआर जीआर ऐसे हैं वो क्लास कैसी होगी आप खुद सोच लें। मैं आई हैव डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज दिस टॉपिक। मैम ये पीटीसीएल का मसला है, मैम उनका इंटरनेट इशू आ रहा है। इंटरनेट का हर वक्त मसला होता है, हमारा क्यों नहीं होता? ये तो कोई मैम बात आपका भी नहीं है। था। मुझे ये नहीं, मेरा था, मेरे सिर्फ वॉइस क्वालिटी को फर्क था ना। ये तो नहीं मैं टोटली गायब हो जाऊं क्लास में से। मैम वो डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी ना। नहीं कभी डिस्कनेक्ट हो, ये नहीं बुलाऊं तब भी आप लोग डिस्कनेक्ट हैं। तो मैं आई विल नॉट रिवाइज दिस टॉपिक विद यू। मैं कल कोई क्लास नहीं ले रही, कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेगी, नेक्स्ट मैं उन्हें दूंगी। आई विल नॉट टीच यू इस तरह का बिहेवियर जिसमें बार आपको पढ़ा रही हूँ और आपका इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि आप लोग हैं ही नहीं क्लास में। अब जाहिर है वो पढ़ लिया है ना टॉपिक, तो तकलीफ वो सिर्फ तकलीफ में देनी है कि जी हमें नहीं समझ में आया, हमें दोबारा समझा दो। तो खुद आप किधर हैं समझने के लिए? आप मुझे कहा है ना, कहाँ हैं आप लोग? मैम बेसिकली ऐसे होता है, हर रोज की क्लास में ना 5 से 6 बच्चों का इशू आ रहा होता है, तो मतलब हर रोज नहीं ऐसे होता, हर रोज वही बच्चे नहीं होते, मुख्तलिफ बच्चे हैं मैम। जिनको बुलाती हूँ उन्हीं का इशू होता है। और ये जो लाइबा है, शी नेवर रिस्पॉन्डेड इन द क्लास, शी नेवर रिस्पॉन्डेड इन द क्लास। whenever I call her name she is not there। आप इतनी दूरों से इतनी फीसें जमा करा के उसके बाद घरों में बैठ के तो सिर्फ तरद्दुद हमारे लिए करने के लिए आप बैठ, पढ़ना नहीं है किसी ने भी। ये तो कोई तरीका नहीं है। और ये तो आपकी रिक्वेस्ट में मैं दोबारा से रिवीजन क्लास ले रही हूँ, और आप लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। तो व्हाई शुड आई टेक योर रिवीजन क्लास? रोजे में इतना 1.5 घंटा 2 घंटे बोलना इज नॉट इजी टास्क। This is highly unfair at your part. Ali Zain, are you there? Ali Zainul Abidin, are you there? अब ये देखो, मैं जिस जिसका नाम लेती हूँ किसी सबका माइक खराब होगा इस वक्त। अहमद बूब, are you there? ये सब खराब माइक के साथ यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और इनके माइक नहीं चलेंगे, सारी जिंदगी बंद रहेंगे। आई विल नॉट टीच यू प्लाज्मा प्लीज। प्लीज मैम हमसे पूछते जिनका ऑन है। मेरे इंटरनेट में बहुत मसला आ रहा है, इसलिए आपकी आवाज बिल्कुल सही से नहीं आ रही। नूर नईम, आर यू देयर? यस मैम। जी मैं आप मुझे बताओ सिंपल प्रोटीन्स किनको कहते हैं और कॉन्जुगेटेड किनको कहते हैं? मैम सिंपल प्रोटीन्स आर फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ये सिंपल होती हैं, एंड कॉन्जुगेटेड विल बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एक्सेट्रा, जिसमें एक और मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है प्रोटीन्स के साथ। ठीक है। Beryl, this is unfair at your part. Very bad. तो सेपरेशन टेक्निक्स जो है, ये वाली सारी टेक्निक्स जो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, आइसोइलेक्ट्रिक फोर्सिंग, ये वाली सारी टेक्निक्स आपको पता है, पढ़ चुके हो। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज टेक्निक्स। सॉल्ट आउट मैंने अभी आपको बता दिया कि सॉल्टिंग आउट में बेसिकली हम सॉल्ट अमोनियम सल्फेट को करते हैं और
डिफरेंट कंसंट्रेशंस आपको चाहिए होती हैं टू प्रेसिपिटेट डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। कोई प्रोटीन्स हाफ सैचुरेशन प्रेसिपिटेट होंगी, कुछ प्रोटीन्स फुल सैचुरेशन पे प्रेसिपिटेट होंगी। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा या जिनका साइज ज्यादा होगा, दे विल बी प्रेसिपिटेटेड ऑन हाफ सैचुरेशन, क्योंकि उनका सरफेस एरिया, और जिनके साइज छोटा होगा, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दे विल बी प्रेसिपिटेटेड विद फुल सैचुरेशन। और उसके अलावा ये मैंने बेसिकली इसमें क्या है कि सॉल्ट इज एडेड, प्रिंसिपल क्या है इसका कि व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन देयर इज मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड द सॉल्ट। यानी जो सॉल्वेंट के अंदर प्रोटीन डिसॉल्व थी, वो अब प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने की बजाय ये सॉल्ट compete करेगा विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और वो उसकी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो क्या होता है कि ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं दे इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और वो प्रोटीन सेपरेट आउट हो जाती है उससे, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नाउ फ्री टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। वो प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, आप फिल्ट्रेशन से उन प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट आउट करते हो। सो दिस इज वन मेथड टू सेपरेट आउट द प्रोटीन्स। जी बेटे, वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम था, मैंने वासिफ को बताया भी था, तो उसी घर आया हूं, फिर दोबारा वहां से ज्वाइन किया साथ से नेबर के। बेटे देखिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास में अटेंटिव हैं या नहीं है, लेकिन आपको इससे पड़ता है। जी मैम। आई डोंट, मुझे ये बताओ जो कल का टेस्ट था आपका, जिसने अच्छे तरीके से क्लासेस ली हुई थी, उसके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आसान था? बताओ। आसान था मैम। और अगर ये आपने क्लासेस अटेंड ना की हो, और अगर मैं आपको ये सेशंस ना कराऊं, तो आप, मैं एक अगला टॉपिक जो पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको इन सेशंस के बगैर पढ़ाऊंगी, और फिर मैं आपका टेस्ट दूंगी। फिर आप देखना आपका टेस्ट, जब आप टेस्ट दोगे तो आपकी स्टैंडिंग कहाँ है। ये बेटे आप अपने बारे में खुद सोचें, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। सॉरी मैम, वो तो प्रॉब्लम था इंटरनेट के लिए। आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपकी क्लास में जिसको लाओ वो मतलब a few students, except for the few students जो हर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब सोए हुए हैं क्लास के अंदर। दिस इज अनफेयर। मैं फिर असाइनमेंट्स लगाना शुरू कर देती हूँ आपकी, सो दैट आई मस्ट नो दैट आप में से कितने लोग जो हैं वो अलर्ट हैं और किस किस को क्या आता है। मैं इंटरेक्टिव सेशन की बजाय असाइनमेंट देना शुरू कर देती हूँ, फिर तुम लोग काम करो। Why should I go in? मुझे क्वेश्चंस बनाने में आपको पता है पूरे 2-3 दिन लगते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम से नहीं ऐसे प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अभी अब मुझे बताओ, वो लारेब अभी तक सो रही होगी, वो किसी क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो इत्तफाकन जब मेरे सामने उसका नाम आ जाता है, मैं उसका बुलाती हूँ तो शी इज ऑलवेज स्लीपिंग। आई डोंट नो, मैं अभी उसका टेस्ट भी देखूंगी ना, उसका क्या किस तरह का टेस्ट उसकी है, दिया भी है या नहीं दिया। और इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नेवर रिस्पॉन्ड इन द क्लास, मैं देखूंगी वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं क्लास में। इस तरह से तो गलत बात है बेटे। बिल्कुल स्टार्ट में अगर आपका सीरियस बिहेवियर है तो आप एंड तक जाते जाते तो आप बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाएंगे। एंड आई कैन, अगर आप सीरियसली क्लासेस ले रहे हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल मुश्किल है। आप पेपर इस तरह आपकी फिंगर टिप्स पे आया होगा पेपर, अगर आप क्लास प्रॉपरली ले रहे हो तो। और अगर नहीं ले रहे तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई एम सॉरी। अब आपके ख्याल में सॉल्टिंग आउट की क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं? व्हाट डू यू थिंक? फखर शहजाद, कैन यू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्टिंग आउट? ये जो सामने लिखा है मुझे ये पढ़ के मत बताओ, मुझे वैसे बताओ। अब देखो ना ये अब आप बेटे मुझे बताओ कि ये सॉल्टिंग आउट की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। आपने सॉल्टिंग आउट से प्रेसिपिटेट किया प्रोटीन्स को, तो आप क्या कह रही है क्वेश्चन में? मैं उसकी एप्लीकेशन पूछ रही हूँ कि सॉल्टिंग आउट को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। सॉल्टिंग आउट को हम लोग एक तरह से जो हम प्रोटीन्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स को, जैसे हमने अभी आपने एक्सप्लेन किया, जो ग्लोब्यूलर होती है उसको हम सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अनवांटेड प्रोटीन्स, अगर हमें किसी अनवांटेड प्रोटीन्स नहीं चाहिए, वी वांट टू रिमूव, वी कैन रिमूव देम।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट कंसंट्रेशंस यूज करके यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रोटीन, क्योंकि हर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन पे सेपरेट, तो आप सेपरेट आउट करने के लिए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, उसमें आप सेपरेट आउट करना चाहते हो, फुल सैचुरेशन या हाफ सैचुरेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशंस अप्लाई करके आप सेपरेट आउट कर सकते हो कि इस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में ये प्रोटीन्स अवेल प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का जिक्र मैंने कब किया था, क्या पढ़ाते हुए? सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, जो सवाल था आपका व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग या आइसोइलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जवाब में क्या लिखा था आप लोगों ने? Separation of proteins and separation and purification of proteins. बस इतनी सी बात लिखी थी या उसको एक्सप्लेन भी किया था? तो यही था ना कि इलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद उसको सेपरेट किया जाता है, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होगा तो फिर ही वो सेपरेशन होती है। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड के उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे आप कैसे सेपरेट आउट करते हो, वो लिखा था उसमें? Yes, Miss. That is certain pH. There's an isoelectric point, and then we separate them. नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फिर वो कैसे सेपरेट होते हैं, वो चीज बताई थी तो मैंने आपको क्लास में बताई कि आइसोइलेक्ट्रिक में जो सेपरेट प्रोटीन प्लाज्मा को हमने बताया था कि वो पीएच से लेस होती है, तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जब उनका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अटैच करते हैं तो फिर क्या होता है, व्हाई दे स्टॉप मूविंग? मैम नेट चार्ज खत्म हो जाता है, ये लिखा था हो जाते हैं ना ये पॉजिटिव चार्जेस। नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक जो फोकसिंग है बेसिकली, या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो एप्लीकेशन है वो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ये है ना। मैंने आपको जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ाया था, मैंने आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग आपको बताया था साथ में कि हम बेसिकली चार्जेस की वजह से दे मूव ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन द चार्जेस ऑन देम, but at the isoelectric point as they become neutral, so they stop moving and they are separated out from the mixture of the protein. So as we know the isoelectric points of different proteins or different amino acids, we can find out in this given mixture which specific amino acids or proteins are available or present. उसकी application basically isoelectric point की यही है ना कि isoelectric point they become neutral, they don't possess any charge. This point पे आके they are separated out, they stop moving and they are separated out. And due to this, मतलब we know their reference, so we can compare them with the references and we can identify them. So this isoelectric point, this principle is used for isoelectric focusing. ठीक है, तो ये इस तरह से लिखना था एप्लीकेशन उसकी। देखो उसमें अगर सिंपल लिखा सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा उसमें देखो कोई भी चीज जब आप इन रेफरेंस टू समथिंग पूछ रहे होते हो ना, तो बेसिकली जो एग्जामिनर चाह रहा होता है वो कॉन्सेप्ट आपका जानना चाह रहा होता है कि वाई आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में हम इसको किस चीज की बेस पे हम इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं। दैट वाज द चार्ज पे जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे आप पहुंचते हो तो चार्ज इज देयर इज नो नेट चार्ज, सो दे स्टॉप मूविंग एंड दे आर सेपरेटेड आउट। एप्लीकेशन तो ये है ना उसकी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की एप्लीकेशन यही है ना कि जिसने भी ये टेक्निक एस्टेब्लिश की उसने कहा कि इस बेस पे अगर मैं इसको इसका न्यूट्रल चार्ज होता है या नेट चार्ज 0 होता है तो ये स्टॉप करता है मूव करना, तो इस बेस पे आई कैन सेपरेट देम आउट फ्रॉम द मिक्सचर। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके मिस, ठीक है, तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक हमने मेन पॉइंट ये लिखना है कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यूज होता है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इसकी एप्लीकेशन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, और उसमें व्हाई वी यूज व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे दे हैव नो नेट चार्ज ऑन देम,
जब आप वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटीन्स को मूव करते हैं तो दे मूव based on the in the electric field, based on the charge on them, and they stop moving when the isoelectric point is reached, because at this point they carry no net charge on them. ये है उसकी एक्सप्लेनेशन सारी. ठीक है मैम, आउट वाला पॉइंट दोबारा बता दें. कौन सा वाला? मैम सॉल्टिंग आउट वाला कि किस तरह से करते हैं उसकी बेसिस. मुझे बताओ, तुम बताओ, मैं तो 3 दफा बता चुकी. आप बताओ सॉल्टिंग आउट में क्या हुआ था? सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट करता है? सॉल्वेंट के साथ कि प्रोटीन के साथ? सॉल्वेंट के साथ. सॉल्वेंट के साथ. प्रोटीन जब उस सॉल्वेंट में अदरवाइज विदाउट सॉल्ट होती है तो वो वहां पे उसमें डिसॉल्व फॉर्म में है. ठीक है. जब आपने सॉल्ट ऐड किया तो क्या होगा? वो सॉल्वेंट इज मोर, it has more interaction for the salt rather than the protein. तो वो क्या करता है? वो प्रोटीन से अपनी इंटरेक्शन ब्रेक करता है और वो क्या करता है? सॉल्ट के साथ इंटरेक्ट कर जाता है. जैसे ही वो सॉल्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो नाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू इंटरेक्ट विद वन अनदर. वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो प्रेसिपिटेट्स बना देंगे. और प्रेसिपिटेट्स कैन बी फिल्टर्ड आउट. जब फिल्टर करोगे तो बाकी सॉल्वेंट जो होगा वो फिल्टर आउट हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट रह जाएगा दैट इज प्रोटीन. और डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे प्रेसिपिटेट आउट होती हैं. तो आप डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यूज करके आप डिफरेंट प्रोटीन सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज अच्छा. अब हम जनरली अगर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात, ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा कैसे सेपरेट आउट करना है. वो प्लाज्मा सेपरेट कैसे करोगे? How will you get plasma out of? Miss, anticoagulant. Anticoagulant क्यों डालना है हमने? ताकि prevent clotting. फिर उसके बाद आप क्या करोगे? एंटीकोएगुलेंट डालने के बाद क्या करते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा? सुपरनेटेड अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा. तो वो जो सुपरनेटेड होगा दैट इज प्लाज्मा. ठीक है. और अगर सीरम लेना है तो उसके लिए क्या करोगे? नहीं डालेंगे हम लोग. लेट इट स्टैंड. यू विल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. उसके बाद क्या करोगे? तो जो ऊपर अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा क्लॉट बनेगा और जो बाकी बचेगा दैट इज सीरम. तो और प्लाज्मा, और फिर मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा से आउट किया. प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इन एडिशन टू ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ इट. फिर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की अब बात करें कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड के अंदर? टोटल 7.5 यूनिट के बगैर नहीं है. मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अच्छा. अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है कलेक्टिवली प्लाज्मा प्रोटीन्स विल परफॉर्म दीज फंक्शंस. ब्लड क्लॉटिंग भी करते हैं. दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स, दे कैन एक्ट एज हार्मोन, दे कैन contribute in the immune defense. ये सारी हम फंक्शंस यानी ब्लड के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं दे आर एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन्स. और उनके जो हमने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पढ़े थे एक्चुअली दे आर ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड दे आर द फंक्शंस ऑफ दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है. अच्छा. उसके बाद जो इनकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो आप फिजियोलॉजी में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ी है ना आपने? कहाँ सिंथेसाइज होती है? मोस्टली किधर सिंथेसाइज होती है? लिवर में होती है और सवाए गामा ग्लोबुलिन वो लिम्फेटिक में होती है. और कैरेक्टरिस्टिक्स सब प्लाज्मा प्रोटीन्स की अपनी अपनी हाफ लाइफ होगी. ये नहीं सभी की एक जैसी होगी. मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर. ठीक है. मेनी ऑफ देम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पता है किसी को? Many shape. एक से ज्यादा शेप्स. डिफरेंट शेप्स. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स. शेप्स. स्ट्रक्चरल.
Structure form. They help determine the distribution and fluid between blood and tissues, and most proteins they are synthesized in the liver. ये आपने खुद ही मुझे सारी properties इसकी बता दी. This is very, very, very important to know the role of the plasma proteins in maintaining the on-court pressure. और ये usually जो question आता है ये physico-chemical aspect पे भी जब आपने प्लाज्मा ऑन कॉर्टिक प्रेशर बात की थी तो वहां पे भी हम एडिमा से इसको रिलेट करते हैं. यहाँ पे फिर दोबारा से आई एम गोइंग टू समराइज इट कि आपको ये प्रेशर्स पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल प्रेशर और ऑनकॉर्टिक प्रेशर. ऑनकॉर्टिक प्रेशर इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स. मेन प्लाज्मा प्रोटीन आपकी कौन सी है जो सबसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है? दैट इज ऑनकॉर्टिक प्रेशर है, दैट इज मेनली मेंटेन्ड बाय द एल्ब्यूमिन in addition to all other plasma proteins. तो मेन कंपोनेंट उसमें आपके एल्ब्यूमिन का आता है. अच्छा, अब जो हम कहते हैं जी अगर सपोज हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो गया है या प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन हो गया है, दैट लीड्स टू एडिमा. तो एडिमा क्यों होता है उसकी बायोकेमिस्ट्री ये है जो मैं अभी आपको बताऊं. आपको क्वेश्चन ये कर सकते हैं हम इस तरीके से कि जो मेल नरिश्ड है एक बंदा या एक पेशेंट या एक मदर पॉपुलरिटी ग्रेविडा है, मेल नरिश्ड है एंड शी हैज एडिमा, लेकिन अदरवाइज उसका हार्ट नॉर्मल है, उसकी बाकी चीजें नॉर्मल है, या हम तो उसमें जो एडिमा की व्हाट कैन बी द बायोकेमिकल रीजन. मेल नरिश्ड को आपने हमेशा कोरिलेट करना है विद हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया या हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी प्रोटीन्स उसमें कम है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर लो, जिसकी वजह से मेलन्यूट्रिशन है उसकी. तो व्हाई इट लीड्स टू एडिमा, उसकी बायोकेमिकल रीजन क्या है? बायोकेमिकल रीजन ये मैं अभी आपको बता रही हूँ. जब आपसे पूछेंगे बायोकेमिकल रीजन तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि चूंकि मेलनरिश्ड है तो इसमें एल्ब्यूमिन लो है इसलिए इसमें एडिमा है. बायोहिस्ट्री उसकी क्या है? व्हाई इट लीड्स टू एडिमा इन दीस पेशेंट्स, दैट इज व्हाट वी आर यू आर सपोज्ड टू राइट. एंड इसको अज़बर कर लीजिए, उसका जवाब ये है व्हाई malnourished patients they exhibit edema or what is the biochemistry. तो बेसिकली आर्टेरियोलर एंड होता है और वेन्युलर एंड होता है. जो ब्लड में जो वेजल्स के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो करता है तो आर्टेरियोलर एंड वहां पे हम कहेंगे और एक हम कहेंगे वेन्युलर एंड. तो मेनली होता है क्या कि जो आपकी ऑनकॉटिक प्रेशर है या जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से प्रेशर मेंटेन होता है दैट resist this edema or that inhibits the stay of the fluid in the interstitial space. तो बेसिकली क्या है कि आर्टेरियोलर एंड पे तीन तरह के प्रेशर्स एक्ट कर रहे होते हैं. एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज ड्यू टू वाटर, और ये प्रेशर की वैल्यूज आपको याद करनी है. दैट इज 37 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और ये प्रेशर ऐसा है जो कि आउटवर्ड फोर्स है, यानी ब्लड वेजल्स बाहर की तरफ चीजों को निकालता है, फ्लूइड को बाहर की तरफ मूव करता है. और इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर है, इंटरस्टिशियल प्रेशर इज द टिश्यू प्रेशर, ये 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और ये इनवर्ड होता है. इसी तरह से ऑनकॉटिक प्रेशर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड दैट इज आल्सो इनवर्ड पुल, यानी ये इंटरस्टिशियम से ब्लड को फ्लूइड को वेजल्स के अंदर लेके आता है. तो यानी ये असल में सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स जहाँ पे तो ऑस्मोसिस से जो वाटर होगा या फ्लूइड होगा दैट विल मूव टुवर्ड्स द सॉलिड्स जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो बेसिकली होता क्या है कि आर्टेरियोलर एंड पे अगर आप इन प्रेशर को देखो तो दिस इज द इनवर्ड पुल. इसको टोटल करो कितनी है, इनवर्ड पुल कितनी है, ब्लड वेजल में जो फ्लूइड को रिटेन रखेगा वो कितना है, वो प्रेशर कितना है 26 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और आउटवर्ड पुल कितना है 37. तो अगर आप ये देखो ये बाहर की तरफ धक्का दे रहा है पानी को और ये अंदर की तरफ उसको लेके आ रहा है वेजल्स में, तो यहाँ पे नेट जो फोर्स होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी. और वो कितनी होगी, आप 37 में से माइनस करोगे तो दैट इज 11. दिस विल ड्राइव दिस फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एट द आर्टेरियोलर एंड. फिर वेन्युलर एंड क्या होता है, वेन्युलर एंड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और जो ऑर्टिक प्रेशर, देखो प्रोटीन की कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी ना ब्लड के अंदर, है ना, वो तो चेंज नहीं ना होगी. जो उस इंडिविजुअल के ब्लड में प्रोटीन की सैचुरेशन है या कंसंट्रेशन है वो सेम ही रहेगी हर जगह पे. तो वहां पे जो ऑनकॉटिक प्रेशर वो कितना होगा वेन्युलर एंड पे 17 नो सेम होगा 25 5 ही होगा. 5
25. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो इंटरस्टिशियल प्रेशर है दैट विल आल्सो सेम, वो कितना था 1 मिलीमीटर। तो ये 125 प्लस करके ये इनवर्ड पुल है, ये फ्लूइड को अंदर की तरफ मूव करता है ब्लड वेसल्स में। ये टोटल कितना हो गया फिर 26. और वेन्युलर एंड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है दैट इज 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये है आउटवर्ड पुश, ये इंटरस्टिशियम में फ्लूइड को लेके जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इनवर्ड फोर्स ज्यादा है या आउटवर्ड फोर्स ज्यादा है? Inward. ज्यादा है 9 millimeter. तो क्या हुआ कि जो आर्टेरियोलर एंड पे जो फ्लूइड इंटरस्टिशियम स्पेस में गया था वो वेन्युलर एंड पे दोबारा से ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है। अब अगर सपोज ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, 25 से कम हो जाए, आपको मेल नरिशमेंट हो गई, आपने प्रोटीन्स कम ली डाइट के अंदर, को एल्ब्यूमिनीमिया हुआ है या प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको कौन सा प्रेशर अफेक्ट होगा? बस oncotic pressure will be affected. Oncotic pressure. तो वो 25 से नीचे चला जाएगा। आर्टेरियल एंड पे उसका इफेक्ट क्या आएगा? जब वो 25 से नीचे गया तो आउटवर्ड पुश जो थी दैट विल बी मोर इंक्रीज्ड, 11 मिलीमीटर से और ज्यादा हो जाएगी ना। फॉर एग्जांपल से वो प्रेशर 20 हो गया, तो फिर हाइड्रोस्टैटिक जो आउटवर्ड पुल रह जाएगी, पानी को जो दबा देगा आर्टेरियल एंड पे इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो कितना हो जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक विल रिमेन सेम, इंटरस्टिशियल प्रेशर विल रिमेन सेम, ऑनकोटिक प्रेशर विल बी अफेक्टेड। प्रोटीन्स जब लो हैं तो ऑनकोटिक प्रेशर विल बी अफेक्टेड। तो फिर क्या होगा उसका इफेक्ट? आर्टेरियल एंड मोर फ्लूइड विल मूव आउटवर्ड इनटू द इंटरस्टिशियम स्पेस, लेकिन वेन्युलर एंड पे फिर क्या होगा? जो इनवर्ड पुल था दैट विल बी डिक्रीज्ड, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो वो बाहर ज्यादा फ्लूइड जाएगा, अंदर कम आएगा, तो दैट विल स्टे इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड विल लीड टू एडिमा। दिस इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ एडिमा ड्यू टू albuminemia और प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? Yes, ma'am. अब अगर आपको पूछे कि गिव द बायोकेमिकल रीजन फॉर एडिमा in a patient with hypoalbuminemia or in a patient with protein energy malnutrition or in a malnourished patient, तो आप लिख सकते हो बायोकेमिकल रीजन? Yes, ma'am. उसमें ये सारे प्रेशर्स और ये सारी चीजें लिखनी है आपने। Yes, ma'am. मैम ठीक। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैम, थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली फीमेल्स के फीट स्वेल हो जाते हैं, वो भी हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से एडिमा होता है, उस वजह से होता है? नहीं, आप वो जरूरी तो नहीं है कि उनमें वो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन हुई हो, उसमें तो वैसे भी अदरवाइज वेट की वजह से भी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या फ्लूइड जो है लेग्स में, बेसिकली आपकी वैल्व्स उस तरह से नहीं होते और उसमें जो पुशिंग फोर्स है लेग में, वो दे आर योर मसल्स which take the blood back to the heart, तो आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है उसमें, और you are less mobile in the last trimester, weight increase हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो बैठे रहते हो और मोबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फ्लूइड है that will stay there in the peripheral tissues, वो फुट एडिमा सिर्फ होता है, और जो malnutrition की वजह से वो जनरलाइज्ड एडिमा होगा, सिर्फ पैरों में नहीं होगा वो। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, अब ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो वही जनरलाइज्ड एडिमा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कल हम जाए एक्यूट फेज प्रोटीन्स और फर्दर आगे इससे चलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स में। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप रिवाइज नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, वी कैन स्टार्ट विद द न्यू। आप बता दें। No, miss, please revise. Please revise. प्लीज करवा दें, आप दिखा रही हैं तो समझ आ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं नहीं आई। तो फिर इसको ना कल जरा पढ़ नहीं आना आप लोगों ने, और क्लास में रिस्पॉन्ड करें नहीं करेंगे, मैं वहीं पे लेक्चर खत्म, ये मैं बता रही हूँ। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। मैम, ये केमिकल्स आप फिर कल पढ़ाएंगी? जैसे जैसे साथ साथ आते जाएंगे मैं पढ़ाती जाऊंगी ना। आप ये देखो कि ओके मैम। जैसे इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन जनरली प्लाज्मा प्रोटीन्स की आई है तो मैं आपको साथ बता दी। इसी तरह से एक्यूट फेज प्रोटीन
या ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ये पिछला जो बताया था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट फेज प्रोटीन्स या सीआरपी ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आई विल हाईलाइट, आप उनको नोट जरूर करते जाना साथ साथ, ठीक है? ठीक है मैम। मैम आप ये स्लाइड्स देंगी? ये हार्पर में ये था? ये बेटे हार्पर्स में है, हार्पर्स में Okay. हाँ जी हार्पर्स में ये सारा। मैम बस ये प्लाज्मा प्रोटीन हार्पर के हार्पर लिए से कर लें? स्लाइड्स जो है ना, स्लाइड्स मैंने आप लोगों को इसकी कोई नहीं देनी, इसलिए नहीं फिर देनी हार्पर तो से कर स्लाइड्स लें? आप हार्पर से करो और ये क्लासेस अटेंड करो और साथ साथ इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि आप लोगों का बड़ा सीरियस बिहेवियर है। यहाँ पे रिस्पॉन्ड सिर्फ 4-5 से गाइडलाइन मिल जाती है, हेल्प तो मिल जाती है, तो भी नहीं मैम बाकी पढ़ते इसका हैं, ये हम मतलब भूखते हैं क्लास ही अटेंड ना करें आप सब वो। एक्सक्यूज मी मिस, जी मैम हम तो करते हैं मैम, हमें फिर स्लाइड्स को साथ रखते हैं और फिर नोट बनाते हैं, ऐसे फिर हमें पॉइंट मिल जाते हैं, बुक में ढूंढने इजी होता है लिपन कोड और इंटरेक्ट करेंगे हार्पर क्लास और में, उनको स्लाइड्स दे दूंगी, बाकी किसी को नहीं। जी सर जी मैम, थैंक यू नहीं तो सो फिर आप मच। दोबारा उनको शेयर कर दोगे, ये तो कोई बात नहीं होगी। नहीं मैम, नहीं करेंगे हम। मैम कल आपने जो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी वो भी हार्पर बेटे वो हार्पर में नहीं है, वो आपको उधर चैटर्जी से मिलेगी या फिर मुश्ताक से मिलेगी। मैम नहीं है चैटर्जी में। मिस आपके वाले जो चैप्टर्स जो नहीं मुश्ताक में भी है। है लिपिन कॉट में, मिस वो आप किससे कहेंगे कि आप कौन सी बुक सजेस्ट या रेकमेंड करेंगी कि हम मुश्ताक करें या फिर सत्या करें? के लिए चैप्टर मैंने की थी वो लाइक पढ़ी नहीं थी, वो अच्छी नहीं लगी पढ़ने। नहीं मैं किसके लिए क्या रिकमेंड करूंगी, किस चीज के इस लिए? ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो कि लिपिन कॉट में नहीं इंक्लूडेड, सच जो आपने तो आज जैसे कराया है प्लाज्मा ये प्रोटीन। वाला जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये तो आप हार्पर से करेंगे, इसके लिए ना मैं मुश्ताक कहूंगी ना चैटर्जी कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं हार्पर कहूंगी। आपने जो और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हार्पर से कर लो। मिनरल भी आगे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिस तरह आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सॉरी आयरन हो गया, ये जो है ना ये वाले आयरन की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है, कॉपर की ट्रांसपोर्ट के लिए सेरुलोप्लाज्मिन हो गया, जिस तरह से आयरन के लिए ट्रांसफेरिन हो गया, दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये आप उन मेटाबॉलिज्म्स में फिर आपने डिटेल में करनी है, तो आपके लिए ये वही हार्पर से ही आपने करनी है और इधर उधर से कहीं से मत करना। ठीक है, थैंक यू। क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ कि आप मुश्ताक देख सकते हो। ठीक है मुश्ताक के क्लासिफिकेशन देखें, ऑफ बाकी प्रोटीन्स, सत्या वगैरह ना देखें। सत्या वगैरह वो कोई उस तरह से आपकी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स नहीं है, अगर आपको वहां से समझ में आता है तो आई डोंट माइंड। मुझे इस चीज मैंने असल में एक और रेफरेंस बुक लेनी थी एंड लाइक नेक्स्ट रिव्यूज मुश्ताक और सत्या पे, तो मैंने कहा आपसे एक दफा पूछ बेटे के देखो देखूं, तो मुश्ताक में से के लिए जो चीजें करनी होंगी ना स्पेसिफिकली आई विल टेल यू कि ये मुश्ताक से आप कर, लेकिन वो बुक हम आपको जिस टॉपिक के लिए कह रहे हैं आप वहीं से पढ़ो तो दैट विल बी मोर बेटर रादर देन कि आप उसको इधर उधर से उन्हीं से पढ़ी, मैं सिर्फ वो वाले टॉपिक्स जो नहीं थे उसके लिए हाँ ठीक है चलो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। मैम एक बात पूछनी थी, था उनकी